नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज 2 मई है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत हम कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न से करेंगे। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो इसका ऑप्शन था प्रियंका मोहिते, राधा चौधरी, सुनंदा सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर प्रियंका मोहिते होगा और बहुत लोगों ने इसका आंसर प्रियंका मोहिते दिया है और काफ़ी अच्छा इसका आंसर रहा है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है 1992, 1995, 1997 या 1998। तो इसका आंसर होगा 1992। 1992 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी और महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1992 में किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वे निकाय होते हैं या वो बॉडी होती है जो किसी अधिनियम के माध्यम से बनाई जाती है, यानी कि जो संसद में पारित किसी अधिनियम के माध्यम से बनाई जाती है। यानी संसद में एक अधिनियम पारित किया गया जो कि क्या था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम था 1990 और उसको पारित करने के बाद 1992 में इस आयोग की स्थापना की गई। तो ये कैसा निकाय है? संवैधानिक नहीं है बल्कि क्या है? सांविधिक निकाय है। इसका जिक्र संविधान में नहीं है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी हाल ही में समाचारों में क्यों बना रहा? क्योंकि गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो अभी वर्तमान में देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अगले और एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो ऑप्शन है अल्बानिया, रोमानिया, जॉर्जिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अल्बानिया। तो अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो ने अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 2021 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में यानी कि वेस्टर्न जो बाल्कन एरिया है, बाल्कन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पहला अभ्यास है और इस अभ्यास में अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैनिक भाग लेंगे। डिफेंडर यूरोप एक वार्षिक और बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के नेतृत्व में होने वाला अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। किसके नेतृत्व में होता है? अमेरिकी सेना के नेतृत्व में होता है और हर साल किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में किया जाता है मुख्य रूप से। और ये कहाँ किया जा रहा है? इस बार अल्बानिया में पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में किया जा रहा है। तो इसी के साथ ही अगर देखें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी और इसको जो है 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें जब इसकी स्थापना की गई तो कितने मेंबर्स थे? 12 मेंबर्स थे, 12 मेंबर्स कंट्रीज़ थी और इसकी स्थापना अमेरिका के वाशिंगटन में की गई थी। तो ये इंटर गवर्नमेंटल जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री संगठन है या कहा जाए सैन्य संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है और वर्तमान में इसमें जो है 30 सदस्य देश शामिल हैं, मुख्य रूप से नॉर्थ अटलांटिक की सीमा को छूने वाले देश यानी कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसकी सीमा को छूने वाले देश। तो नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है यानी कि जो नाटो है यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है उसके देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। और ये 2017 में अगर देखा जाए 2017 और 20 में 2017 में इसमें मॉन्टेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसिडोनिया इसके सदस्य देश के रूप में शामिल किए गए थे। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं नाटो में? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देशों के मध्य ये सैन्य गठबंधन है। इसके साथ ही नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है यानी कि नाटो सदस्य देशों पर
किसी भी एक देश पर या एक से ज़्यादा देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो वह पूरे नाटो समूह पर हमला माना जाता है, यानी कि उस एक देश के लिए पूरे 30 सदस्य, बाकी के जो 29 सदस्य हैं उनकी सेनाएं खड़ी हो जाती हैं युद्ध के लिए। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ये नियुक्ति को लेकर प्रश्न है कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी? तो ऑप्शन है वैशाली हिवासे, संगीता कामत, विनीता कुमारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वैशाली हिवासे या वैशाली हिवासे सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। और जहां वह और यहाँ पर ये क्या करेंगी, भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी इनकी होगी। तो इनकी जो नियुक्ति की गई है कमांडिंग अधिकारी के रूप में कहाँ की गई है, भारत चीन सीमा क्षेत्र पर इनकी नियुक्ति की गई है। जो भारत चीन सीमा क्षेत्र है वहाँ पर इनकी नियुक्ति की गई है सड़क के निर्माण के लिए, सीमा सड़क के निर्माण के लिए, जिससे जो है भारत चीन की जो सीमा सड़क है वहाँ तक कनेक्टिविटी आसानी से हो सके। तो ये जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो वैशाली महाराष्ट्र के वर्धा से हैं और कारगिल में अभी इन्होंने अपना पिछला कार्यकाल पूरा किया है। जो कारगिल क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में जो कारगिल है वहाँ पर इन्होंने अभी अपना कार्यकाल एक पूरा किया है सड़क को, रोड को लेकर। तो अभी BRO के महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई थी, तो तभी भी हमने करंट अफेयर्स में इस चीज़ को कवर अप किया था। तो BRO के महानिदेशक अभी कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और BRO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BRO की स्थापना कहाँ की गई है, कब की गई है? BRO की स्थापना 7 मई 1967 में की गई है, यानी कि 7 मई 1960 में की गई है, माफ़ कीजिएगा 1960 में की गई है। तो अभी अगर हमें देखें तो 7 मई को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जो अभी कुछ समय बाद आने वाला है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन से 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1 मई। तो हर साल 1 मई को पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की जो शुरुआत है, या कहा जाए कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे की जो शुरुआत की जो एक कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि 1886 में शिकागो यानी अमेरिका में श्रमिकों ने मांग करना शुरू कर दिया था कि सप्ताह में 8 घंटे काम करना और 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। नहीं तो उससे पहले क्या था कि कार्य का कोई भी एक समय निर्धारित नहीं था, जिसमें वह 10 घंटे से 16 घंटे तक कार्य करते थे और सप्ताह में कोई छुट्टी निर्धारित नहीं की गई थी। तो यहाँ पर 1886 में श्रमिकों ने मांग करनी शुरू की, आंदोलन शुरू किया शिकागो अमेरिका में कि समय जो है 8 घंटे निर्धारित किया जाए और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए। तो श्रमिकों के संघर्ष के बाद 1886 में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर द्वारा शिकागो में राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रमिकों के लिए कानूनी समय घोषित किया गया, जो कि 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया। और इसके साथ ही हमने देखा कि 1889 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की महासभा की दूसरी बैठक हुई और इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ऐसा घोषित किया गया। भारत ने इस दिन को 1923 से राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया है, यानी कि 1923 से भारत जो है 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में इसे मनाता है। किसे? लेबर डे को या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि किस भारतीय शिक्षिका को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किया गया है? क्या ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है श्यामला गणेश, सुमन अग्निहोत्री, रिवाना बनर्जी या सुनंदा राणा। तो इसका आंसर होगा श्यामला गणेश। तो जापानी सरकार ने अभी हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका यानी कि जापानी
भाषा का इन्हें ज्ञान है, जापानी भाषा ये सिखाती हैं। तो जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। तो श्यामला जो हैं वो सेप्टुजेनेरेनियम संस्था में एक जापानी शिक्षक हैं और श्यामला ने अपने पति गणेश के साथ 1983 में बेंगलुरु में एक जापानी भाषा का स्कूल भी शुरू किया था। तो इसी के साथ ही अगर देखें तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो ये पुरस्कार है, यह पुरस्कार जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे 1875 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1875 में शुरू किया गया था और ये जापान के सम्राट द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां हासिल की हों या अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में कुछ विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हो, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ये जो सैन्य सेवा में जो अच्छा कार्य करते थे उनको प्रदान किया जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसके लिए क्षेत्र कुछ इस प्रकार ये निर्धारित किए गए। तो ये जापानी सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कैसा पुरस्कार है? तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है ये जापानी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला। यदि कहा जाए कि जापान का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार है। तो गैर जापानी प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार देने की संस्कृति जो है वो 1981 में शुरू की गई, यानी कि जो जापान के निवासी नहीं हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 1981 से शुरू की गई और इस पुरस्कार को मरणोपरांत भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है। तो ऑप्शन है ऑपरेशन प्राणवायु, ऑपरेशन जीवन रक्षक 2, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मिशन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को लॉन्च किया है और इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के समर्थन में तरल ऑक्सीजन भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों को क्रायोजेनिक कंटेनर यानी कि जो ऑक्सीजन होता है उसको एक विशेष प्रकार के कंटेनर में रखा जाता है जिसे क्रायोजेनिक कंटेनर कहा जाता है। तो तरल ऑक्सीजन भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया जाएगा इस मिशन के तहत। तो इस मिशन के तहत 2 जहाज़ों जैसे INS कोलकाता और INS तलवार को मुंबई के लिए तरल ऑक्सीजन के लिए 40 मीट्रिक टन के परिवहन के लिए अभी मनामा और बहरीन के बंदरगाह में इन्होंने अभी प्रवेश किया है। इसके अलावा देखा जाए तो INS जलाश्व और इसी तरह के मिशन के लिए बैंकॉक और INS एरावत ने सिंगापुर के लिए रवाना किया गया है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु की अगर बात करें तो पिछले वर्ष भी इस प्रकार का ऑपरेशन चलाया गया था और तब इसका उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय व्यक्ति हैं या जो भारतीय नागरिक हैं विदेशों में फंसे हुए हैं कोरोना महामारी के कारण, उनको वापस भारत लेकर आना था। तो पिछले साल भारतीय नौसेना ने वंदे भारत मिशन के एक भाग के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया था और मालदीव, श्रीलंका और ईरान में फंसे हुए और परेशान भारतीय नागरिकों को भारत वापस लेकर आए थे। तो नेवी ने अभी जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को लॉन्च किया है। किसके लिए? इंपोर्टिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों से भारत लाने के लिए। तो इसी के साथ ही वीडियो का अगला प्रश्न कि गुरु तेग बहादुर जयंती कब मनाई जाती है। तो ऑप्शन है 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1 मई को। तो 1 मई को गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई जाती है और उनका ये 400वां प्रकाश पर्व है, यानी कि 400वां जन्म दिवस मनाया गया किनका? गुरु तेग बहादुर जी का। तो इस दिवस पर देश भर में सिख समुदाय के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की स्थिति के चलते ये उत्सव काफ़ी सीमित रहे। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानें तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे और उनका जन्म वर्ष 1621 में, उनका जन्म कब हुआ था? वर्ष 1621 में अमृतसर में हुआ था और उनके पिताजी का नाम था गुरु हरगोविंद और माता जी का नाम था नानकी। तो गुरु हरगोविंद सिख धर्म में, या उनके पिताजी जो थे गुरु हरगोविंद सिखों के 6वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 6 गुरु थे, 6वें
गुरु थे। और इसके साथ ही देखा जाए तो दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तेग बहादुर की मृत्यु और अंतिम संस्कार से संबंधित हैं। तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उनकी मृत्यु से संबंधित है और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जो है गुरु तेग बहादुर की अंतिम संस्कार से संबंधित गुरुद्वारे हैं। कहाँ? दिल्ली में। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि महाराष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1 मई को। तो हर साल महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है और यह महाराष्ट्र राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है। यदि देखा जाए तो इसका गठन कब किया गया था? 1 मई 1960 में किया गया था इसका गठन। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 यानी कि जो फजल अली आयोग था 1956 में जिसकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। और राज्य सीमाओं का जो है एक तरीके से परिभाषित किया गया। तब उस समय गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य के रूप में रखे गए, लेकिन एक अधिनियम के आधार पर महाराष्ट्र का गठन किया गया। कब? 1960 में। और बम्बई राज्य से अलग अलग राज्यों को बनाया गया, यानी गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया। लेकिन अगर 1956 में देखा जाए तो 1956 के अधिनियम के आधार पर महाराष्ट्र का गठन किया गया और बम्बई राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, यानी कि ये पहले बम्बई कहा जाता था पूरा जो क्षेत्र था, और जिसमें गुजराती, कोंकणी, मराठी और कच्छी भाषा को बोला जाता था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो बॉम्बे राज्य को जो है 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया और जहां गुजराती और कच्छी भाषा बोलने जाने वाले लोग जो थे वो गुजरात राज्य में उस क्षेत्र को गुजरात राज्य के रूप में गठित किया गया और दूसरा क्षेत्र का नाम महाराष्ट्र रखा गया जहां कोंकणी और मराठी बोलने वाले लोग थे। तो इसका गठन जो है 1960 में किया गया, लेकिन पुनर्गठन जो किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर वो 1956 में किया गया। लेकिन अगर स्थिति देखी जाए मानचित्र पर, अगर इन चीज़ों को समझें तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो 1951 में अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि ये आपके समक्ष भारत का मानचित्र है जो कि 1951 का मानचित्र है। तो इस समय अगर आप इस एरिया पर नज़र डालेंगे, जो बॉम्बे वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें आप अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि ये बॉम्बे क्षेत्र है। इसमें कुछ हैदराबाद का पार्ट भी आ रहा है, मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आ रहा है, लेकिन बॉम्बे और ये गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ ये कुछ एक जगह, यानी कि गुजरात का एक हिस्सा, ये पूरा ग्रीन वाला जो क्षेत्र है ये पूरा बॉम्बे होता था 1951 में। फिर इसके बाद 1953 में हम जानते हैं कि फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में प्रस्तुत की, जिसमें इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इसने ख़त्म किया। तो इस बात को देखते हुए क्या हुआ कि 1956 में जितनी भी सीमाएं जो राज्य आप देख रहे हैं इस समय 1951 में भारत में, इन सभी की सीमाओं को जो है पुनर्गठित किया गया एक बार फिर से और एक कुछ अलग अलग राज्यों के रूप में बनाया गया। लेकिन 1953 में हम जानते हैं, एक बात आपको यहाँ पे याद होगी, जो रेगुलर हमारी बेसिक्स क्लासेस की वीडियोस देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो देखी है जिन्होंने, उसमें जो है इस चीज़ को मैंने काफ़ी अच्छे से बताया भी है हमने। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मद्रास लिखा हुआ है ये 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास से अलग हुआ था। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 1956 में क्या स्थिति थी? 1956 की जो स्थिति थी भारत के मानचित्र की वो कुछ इस तरीके से, लगभग आज के जैसा लगता है, लेकिन उस समय आप देखेंगे तो उत्तराखंड अलग नहीं हुआ है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी महाराष्ट्र का हिस्सा है, बिहार का हिस्सा झारखंड है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि मेघालय जो है पूरा ये असम एरिया है, ये पूरा असम का क्षेत्र है, केवल त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर पूरा ये असम है। तो ये जो क्षेत्र हैं वो उसी तरीके से बने हुए हैं। अभी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का निर्माण ठीक से नहीं हुआ है, तो ये क्षेत्र बने हुए हैं। लेकिन अगर आप इस एरिया में फोकस करेंगे जो बॉम्बे वाला क्षेत्र है, तो ये पूरा बॉम्बे ही रहा 1956 में, यानी कि 1 नवंबर 1956 को जब ये रिपोर्ट पुनर्गठन किया गया राज्यों का, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, तो ये एक ही रहा। लेकिन इसके बाद विवाद बढ़ा, भाषा के आधार पर विवाद बढ़ा कि भाई जो गुजराती और कच्छी बोलने वाले लोग हैं उनको जो है अलग एक राज्य दिया जाए
और जो मराठी और कोंकणी बोलने वाले लोग हैं उनको एक अलग राज्य दिया जाए। तो 1960 में आकर ये स्थिति हो जाती है कि 1960 में हम देखते हैं कि इस एरिया में आप देखेंगे, इस मानचित्र पर देखेंगे तो गुजरात एक अलग राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, महाराष्ट्र एक अलग राज्य के रूप में बन जाता है। तो 1960 में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इस प्रकार से गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्यों का निर्माण होता है। तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई। तो ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP, और ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी है IUCN, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के जंगलों के प्रबंधन में देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य एक तरीके से तो आप देख पा रहे होंगे कि जो रिपोर्ट का नाम है वो क्या है, गोल्स रिपोर्ट, यानी कि इसने विश्व के अधिकांश देशों के सामने कुछ लक्ष्य रखे हैं कि 2030 तक जो है हमें किसको कितने प्लांटेशन कर देना है, इसका ये लक्ष्य रखा है। तो वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जो है एक योजना बनाई, एक प्लानिंग बनाई, योजना सामरिक योजना है, यानी कि यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट है को एक स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। तो इसे जो है 2017 में, कब 2017 में इस योजना को लाया गया था और 2017 और 2030 के बीच इसे लागू किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2030 तक दुनिया के क्षेत्र को 30% तक बढ़ाना है, यानी कि दुनिया में वन के क्षेत्र को, जो जंगल का क्षेत्र है उसको 3% तक बढ़ाना है पूरे विश्व में, यानी कि कब तक 2030 तक पूरे विश्व में जो जंगल का क्षेत्र है, वन का क्षेत्र है, उसे 3% तक बढ़ाना है। यानी कि लगभग कहा जाए तो 120 मिलियन हेक्टेयर भूमि को वन के आवरण के अंतर्गत लाना है। तो इसी के साथ ही वीडियो का अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि करेन विद्रोही हाल ही में खबरों में बने रहे, यह किस देश में सक्रिय हैं। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, युगांडा। तो इसका आंसर होगा म्यांमार। तो करेन विद्रोही ने अभी हाल ही में म्यांमार के एक सैन्य पोस्ट को जब्त कर लिया है और ये पोस्ट उत्तर पश्चिमी थाईलैंड के करीब स्थित है और म्यांमार ने सबसे पुरानी विद्रोही समूह हैं ये करेन जो हैं, क्या है, करेन म्यांमार में सबसे पुराने विद्रोही समूह हैं और उन्होंने करेन नेशनल यूनियन का भी गठन किया है। ये एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं जिसे कावथुलेई क्या कहा गया है, कावथुलेई कहा जाता है। ये एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं करेन, जिसको क्या कहते हैं, जिसको नाम क्या दिया है इन्होंने, कावथुलेई नाम इन्होंने दिया है। तो ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले नागरिक युद्धों में से एक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद देख लेते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछे जाने वाला प्रश्न जो कि आपके सामने है कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है सुशील चंद्रा, सुनील सिंह, राजेंद्र श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे, वो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देंगे। तो वीडियो में करंट अफेयर्स की जो खास तौर पे वीडियोस हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। बेसिक्स तो हमारा क्लियर होना चाहिए, लेकिन साथ में करंट अफेयर्स पर भी कमांड हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और सब्सक्राइब, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद।